हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले की। यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। भोपाल संभाग में हमने दो जिलों को कवर किया है। कौन कौन से जिले? भोपाल और राजगढ़। आज बात है रायसेन की। रायसेन जिले में क्या क्या महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सारसेन का किला या दुर्ग स्थित है, भोजपुर नामक जगह स्थित है, रायसेन में सांची स्तूप स्थित है, भीम बैठिका की गुफाएं हैं, बेतवा नदी का उद्गम है, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं, रजनीश ओशो का जन्म है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला तथ्य आपके सामने है। रायसेन जिला, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। रायसेन जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर। पांचों जिलों को आपको याद रखना है कि कौन सा जिला आता है किस संभाग के अंतर्गत। रायसेन जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। 1 नवंबर सन 1956। इसका मतलब भोपाल संभाग बनने के साथ साथ रायसेन जिले का गठन कर दिया गया था, जबकि भोपाल जिले का गठन साथ में नहीं किया गया था। भोपाल जिले का गठन सन 1972 ईस्वी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आपके पास उत्तर होना चाहिए 8,466 वर्ग किलोमीटर। कितना? 8,466 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिला जो कि मध्य भाग में स्थित भू आवेष्टित जिला है, मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित भू आवेष्टित जिला है। वैसे भोपाल भी भू आवेष्टित जिला ही है, जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। भू आवेष्टित जिला कैसा जिला होता है? जिस जिले की सीमा रेखा किसी भी समुद्र तल से नहीं मिलती, वह भू आवेष्टित जिला ही कहलाता है। साथ में याद रखना है कि रायसेन जिला किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं मिलती या किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूती है। और यह भी याद रखना है कि रायसेन जिले के अंतर्गत 9 तहसीलें आती हैं। आपको तहसीलें याद बिल्कुल नहीं करना है। रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ का किला आता है, जो कि अपने तोतों के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजा उदयवर्मन के द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। रायसेन जिले के अंतर्गत रातापानी वन्यजीव अभयारण्य आता है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इस अभयारण्य की स्थापना सन 1976 में की गई थी। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना सन 1976 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 890 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। 890 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में प्रदेश का पहला तितली पार्क अवस्थित है, जबकि प्रदेश का दूसरा सेकेंड तितली पार्क इंदौर के राला मंडल में अवस्थित किया गया है। तितली पार्क पहला है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में। यह कहाँ स्थित है? रायसेन जिले। रायसेन जिले के पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं स्थित हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं स्थित हैं। यह इतिहास के रूप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती हैं। प्रागैतिहासिक काल की। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी का नाम है मंडीदीप। रायसेन जिले के औद्योगिक मंडी का नाम है मंडीदीप। औद्योगिक केंद्र मंडीदीप है। यहाँ जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना अवस्थित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना अवस्थित किया गया है। और साथ ही मंडीदीप में ग्रेफाइट की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है, जिसका नाम है हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? अगर आपने पेंसिल का यूज़ किया होगा तो पेंसिल के बीच में जिससे आप नोक बनाते हैं, वह ग्रेफाइट की ही बनी होती है पेंसिल। आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले में बौद्ध धर्म से संबंधित एक सांची का स्तूप भी अवस्थित है, जिसका निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था सांची स्तूप का निर्माण, जो कि एक सबसे बड़ा स्तूप माना गया है। सांची स्तूप में कुल 3 स्तूप हैं। इन स्तूप में नीचे महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों, जिनका नाम है महामोगलायन व सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियां संरक्षित की गई हैं स्तूपों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची की स्तूपों की खोज सन 1818 ईस्वी में की गई है,
ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी तथा मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा गया था। किसको? मार्शल जी को, जॉन मार्शल को इसके संरक्षण का कार्यभार सौंपा गया था। जॉन मार्शल इसका पूरा नाम है। 1818 ईस्वी में इसे खोजा गया था। सन 1822 से 1919 तक इन स्तूपों को उत्खनन और जीर्णोन्नयन करवाया गया तथा इसे पुनः खड़ा किया गया, जीर्णोद्धार कराया गया, मतलब इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। आप कह सकते हैं मतलब जैसे दीवार का कलर उखड़ जाए तो उसमें पेंटिंग कराना, कुछ इस तरह से। सांची स्तूपों को वर्ष 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। सांची स्तूपों को 1989 में, आपको यह डेट याद रखनी है, वर्ष याद रखना है। सांची के स्तूपों में जो अभिलेखों सांची में मिले अभिलेखों में सांची के स्तूप को क्या कहा गया है, आपको याद रखना है, काकनाद बोट, काकनाद बोट। हालांकि सांची के स्तूपों को और कई नाम दिया गया है, जैसे बैदिसगिरी, चेतियागिरी, काकनाड, बोट श्री पर्वत, कुछ इस तरह से नाम दिया गया है सांची के स्तूपों को। आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, पहला तो आपके सामने है काकनाद बोट, दूसरा है बैदिसगिरी, तीसरा है चेतियागिरी, चौथा है काकनाड, पांचवा है बोट श्री पर्वत, बोट श्री पर्वत। आप इसे याद कर सकते हैं। इन स्तूपों को साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना गया है। किस किस का प्रतीक माना गया है? साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना गया है। रायसेन जिले के सांची में वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ? रायसेन में स्थापित है। सन 2012 में इसे स्थापित किया गया है। सांची स्तूप की आकृति वर्ष 2017 में भारत सरकार के द्वारा 200 के नोट पर छापी गई है। आप इसे याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। रायसेन जिले के भोजपुर में बेतवा नदी के किनारे भोजपुर का शिव मंदिर अवस्थित है। भोजपुर के शिव मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसे भी आपको याद रखना है। जैसे भोजपुर शिव मंदिर में स्थित यह शिवलिंग विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है, विश्व का है, इसलिए आपको याद रखना है। भोजपुर में स्थित इस शिवलिंग को मध्य भारत का शोभनाथ मंदिर भी कहा जाता है। दो बातें, जैसे विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है, दूसरा इसे मध्य व उत्तर भारत का शोभनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यह बेतवा नदी के किनारे है। देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। इस शिवलिंग का निर्माण धार राजा परमार वंश राजा भोज के द्वारा कराया गया था, जिसके कारण इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया। भोजपुर में देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। भोजपुर कहाँ स्थित है? आपसे परीक्षा प्रतियोगी में पूछ दिया जाता है। मैंने कवर कराया है, आपको ऑप्शन क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जिसके ऑप्शन में बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भोजपुर था। आपने इसका सही उत्तर दिया था। रायसेन जिले में फरीद उल्लाह शाह पीर का दरगाह भी स्थित है। कहाँ? रायसेन में। रायसेन जिले में बेतवा, बरना, नर्मदा आदि नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? बेतवा, बरना, नर्मदा, तदौनी, धसान और नर्मदा। आपके पास नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा। बेतवा, बरना, जिसे आप बारना नदी भी कह सकते हैं, नर्मदा नदी, तेदौनी नदी और धसान नदी भी यहाँ से गुजरती है। किस जिले से? रायसेन जिले से। चलिए रायसेन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने यहाँ पास लगभग समाप्त होते हैं। चलिए ओशो के बारे में जानते हैं, रजनीश ओशो के बारे में। रजनीश ओशो कौन थे? यह रायसेन से में इनका जन्म हुआ था। कब? 11 दिसंबर, चलिए इसका मैं कलर बदल लेता हूँ, 11 दिसंबर सन 1931 में रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। कहाँ? रायसेन में। इनकी मृत्यु की डेट अगर आपको याद करनी है तो 19 जनवरी सन 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम था राजेंद्र जैन। इनकी शिक्षा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हुई थी 1981 से लेकर 1985 तक। यह मध्य प्रदेश, यह कहाँ रहे? अमेरिका में। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में इनका आश्रम भी बना हुआ है। इनकी बुक का नाम है, जो कि एक कठिन बुक का नाम है, आप इसे याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ग्लिप्सेंस ऑफर्ड माई गोल्डन
चाइल्डहुड इनकी प्रमुख बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारसेन का किला, सारसेन का किला भी रायसेन में ही स्थित है। रायसेन में स्थित है क्या सारसेन का किला? कहाँ स्थित है यह आपको याद करना है। गोंड शासक के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था, जिनका नाम था राजा राजबसंती। राजबसंती के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था सारसेन के किले का। कब निर्माण कराया गया था? निर्माण का वर्ष था 1532 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। यह रायसेन की सबसे ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है सारसेन का किला। इस किले के अंतर्गत तीन राजमहल हैं। तीनों राजमहल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है बादल महल, इसका नाम है, यह सारसेन किले के अंदर स्थित है। दूसरा राजा रोहित महल भी इसके अंदर स्थित है और इत्र महल भी इसके अंदर स्थित है। आपको यह तीनों के तीनों महल याद करके रखने हैं। सारसेन किले के अंतर्गत अंदर यह स्थित है। बात करें तो 1932 में इसका निर्माण कराया गया और निर्माण के साथ साथ जब राजा पूरनमल यहाँ का इस दुर्ग का राजा था, तब शेरशाह सूरी ने इसे जीत लिया था सन 1543 में। किसने जीता था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी को माना जाता है कि कुरान की झूठी कसम किसके द्वारा खाई गई थी? कुरान की झूठी कसम शेरशाह सूरी के द्वारा खाई गई थी। यह एक अफगानी शासक था। चलिए सांची के स्तूप के बारे में अगर हम बात करें, सांची के स्तूप के बारे में, यह एक प्रकार का मिट्टी का टीला है। क्या है? मिट्टी का टीला सांची स्तूप है। इसकी स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। बेतवा नदी के किनारे सांची का स्तूप निर्मित है। यह सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया सबसे बड़ा स्तूप है, यह आप याद कर सकते हैं। और 2 बुद्ध शिष्यों की अस्थि यहाँ संरक्षित की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया, सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थि यहाँ संरक्षित की गई है। इस स्तूप का निर्माण किस शैली में किया गया है? यह काफी बार पूछ दिया जाता है, तो आपको बताना है भरहूत शैली में। भरहूत शैली में इस स्तूप का निर्माण कराया गया है। और भरहूत स्तूप कहाँ है? यह आपसे जब कभी पूछा जाए तो सतना जिले में उचेहरा नामक स्थान पर भरहूत स्तूप क्या है? अवस्थित है। सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा धरोहर में शामिल किया गया है। सन कौन सा डेट था? 1989 में। यह आपको डेट बाय डेट याद करना पड़ेगा। और इसकी खोज कब हुई है? 1818 ईस्वी में। किसके द्वारा? जनरल टेलर के द्वारा और जॉन मार्शल के द्वारा इसे संरक्षण दिया गया है। इसका आकार आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इसका आकार आपको बताना होगा अर्धवृत्ताकार आकार है इसका, अर्धवृत्ताकार। इस तरह का कुछ स्तूप बना हुआ होगा। इसके वेदिका का निर्माण या रेलिंग का निर्माण, वेदिका में जो बनी रेलिंग है उसका निर्माण शुंग वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप छाया हुआ है। भीम बैठिका की गुफाओं के बारे में बात करें तो यह रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित है। कहाँ? अब्दुल्लागंज में। अब्दुल्लागंज में स्थित है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। यह एक पाषाणकालीन या फिर नवपाषाणकालीन गुफा है। आदि मानव के शैल चित्र यहाँ बना हुआ है। आदि मानवों का क्या हुआ है? शैल चित्र यहाँ बना हुआ है। यहाँ से आपको पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मानव जीवन के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले साक्ष्य भीम बैठका की गुफाओं से ही मिले हैं। यह गुफाएं लगभग 600 वर्ष पूर्व मानी जाती है। 600 वर्ष पिछली मानी जाती हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी और किस सन में की गई थी? तो 1957-58 के पीरियड में डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। वाकणकर के द्वारा की गई थी। आप मेरे शब्दों को सुनते जाइएगा। इसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। कब? सन 2003 के आसपास इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में ऐतिहासिक स्थल है भीम बैठका की गुफाएं। आगे आते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? रायसेन में स्थित हैं। पटनी नामक गांव में। कौन से गांव का क्या नाम था? पटनी या पाटनी नामक गांव में स्थित है। यह एक प्रकार की प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। आगे चलते हैं भोजपुर के बारे में तो पूरी बातें हो गई हैं। उत्तर और मध्य भारत का शोभनाथ मंदिर इसे ही कहा जाता है। उत्तर और मध्य भारत का शोभनाथ मंदिर इसे ही कहा जाता है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में ही स्थित है। भोजपुर में आपको प्रमुख बातें यह याद रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी यहाँ से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज से ही होता है।
रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बेतवा नदी के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है। यह विंध्याचल श्रेणी के घोटी दंत पहाड़ी से निकलती है। घोटी दंत पहाड़ी से निकलती है कौन? बेतवा नदी। कुमारा गांव इसका प्रमुख नाम है। कुमारा गांव से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? बेतवा इसका प्रमुख नाम है। बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से मिल जाती है। किस स्थान पर यमुना से मिलती है? यह भी आपसे काफी बार पूछा जाता है। हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में यह जाकर हमीरपुर में मिल जाती है। किससे? यमुना से। इसकी लंबाई अगर आपसे कभी पूछ दी जाए तो 480 किलोमीटर आप बता दीजिएगा। इसके और प्रमुख कई नाम हैं इसके। शिवपुत्री, शिवपुत्री तो नर्मदा का भी नाम है। शिवपुत्री आप याद रखिएगा, शिवपुत्री इसे भी कहते हैं। शिवपुत्री के नाम से जाना जाता है बेतवा की नदी को भी। शिवपुत्री धसान, बेस, कुम्हरा गांव से निकलने वाली है। जामनी, बीना और हलाली, हलाली भी इस नदी को कहा जाता है। हलाली नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन से। बेतवा नदी को नहीं कहा जाता है हलाली नदी, इसे कत्ल की नदी भी कहते हैं हलाली नदी को। हलाली नदी कहाँ से कहाँ तक चलती है तो आपको बता दूं, विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा, ललितपुर, झांसी और सागर, इतने जिलों से आगे चलती हैं, इतनी जगहों से आगे चलती हैं। कौन सी नदी? हलाली नदी। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? आपके पास प्रश्न है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को ही कहा जाता है। और चलिए बेतवा नदी के बारे में और कुछ। बेतवा आइसलैंड अगर आपसे पूछ दिया जाए, बेतवा आइसलैंड किसे कहते हैं? बेतवा का आइसलैंड किसे कहते हैं? यह काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बेतवा का आइसलैंड तो देवगढ़ का जो एक किला है, निवाड़ी जिले में पड़ता है, देवगढ़ का किला बेतवा का आइसलैंड कहलाता है। आपको याद रखना है, इसे आप 3 स्टार लगा सकते हैं। बेतवा नदी के किनारे मैंने अभी शायद नहीं बताया है आपको, माता टीला बांध बनाया गया है। यह ललितपुर में उपस्थित है, उत्तर प्रदेश के। और माता टीला बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त पन बिजली परियोजना है, जो कि बेतवा नदी के किनारे बेतवा नदी में माता टीला बांध बनाया गया है, उस बांध को लेकर। चलिए बेतवा नदी के बारे में लगभग इतनी ही है। जीवन रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहते हैं। कुछ नदी है जीवन रेखा है, और आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। बेतवा नदी को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। बात करें क्षिप्रा नदी को, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। इसके क्या परिमाप थे? स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के रूप में मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कही जाती है। चंबल के बारे में बात करें तो चंबल नदी के बारे में पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे ही कहते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इसका अन्य नाम खूनी नदी भी इसे आप कह सकते हैं। चंबल नदी को खूनी नदी के नाम से भी आप जान सकते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश पठार की भी जीवन रेखा है। किस किस चीज की जीवन रेखा? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी है। मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा चंबल नदी है, आप इसे याद कर लीजिएगा। कुलबेहरा या फुलबेहरा नदी छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जा सकता है, फुलबेहरा को। आगे आते हैं बेनगंगा। बेनगंगा नदी यह कहाँ की जीवन रेखा है? यह सिवनी की जीवन रेखा है। ध्यान रखिएगा, सिवनी की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बेनगंगा को। सिवनी का दूसरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश का लखनऊ आप इसे कहते हैं, सिवनी को। बेनगंगा नदी जो है सिवनी की जीवन रेखा कहा जा सकता है। सोन नदी को कहाँ की जीवन रेखा कहते हैं? बघेलखंड की जीवन रेखा सोन नदी को। और माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। आपको यह चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है। आप आज की वीडियो यहीं पास समाप्त करते हैं। रायसेन जिले के बाद हम किसी अन्य जिले को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।